नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। मधुमक्खियों का बेहतर उपयोग, पूसा संस्थान द्वारा उन्नत बीजों का वितरण, विस्तार से जानेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल, कर्नाटक में हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं। कर्नाटक में इनकी उपयोगिता कई कार्यों में होती है, लेकिन हाथी और इंसान का टकराव आए दिन देखने व सुनने को मिलता है। इन टकराव से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एक योजना बनाई गई है जो काफी कारगर साबित हो सकती है। क्या है वो योजना, आइए जानते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना सोमवार को शुरू की। प्रोजेक्ट रीहैब मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना का उद्देश्य शहद वाली मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करना है और इस प्रकार से मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन की हानि को कम से कम करना है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 15 मार्च 2021 को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेलूर गांव के आसपास 4 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये सभी स्थान नागरहोल नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित है और मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए कार्यरत है। रीहैब परियोजना की कुल लागत सिर्फ 15 लाख रुपए है। प्रोजेक्ट रीहैब KVIC के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत एक उप मिशन है। चूँकि शहद मिशन मधुवाटिका स्थापित करके मधुमक्खियों की संख्या बढ़ाने, शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, तो प्रोजेक्ट रीहैब हाथियों के हमले को रोकने के लिए मधुमक्खी के बक्से को बाड़ के रूप में उपयोग करता है। KVIC के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए एक स्थायी संकल्प के रूप में इसे एक अनोखी पहल बताया और कहा कि ये समस्या देश के कई हिस्सों में आम बात है। इससे पहले KVIC की एक इकाई केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने हाथियों के हमलों को कम करने के लिए महाराष्ट्र में मधुमक्खी बाड़ बनाने के क्षेत्रीय परीक्षण किए थे। हालांकि ये पहली बार है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस परियोजना को समग्रता में लॉन्च किया है। KVIC ने परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन के लिए कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय पोन्नमपेट के कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की सहायता ली है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। पूसा संस्थान के उन्नत किस्मों के बीजों का वितरण बुलंदशहर के गांव में किया गया। इस अवसर पर पूसा संस्थान के निदेशक के द्वारा भूमिहीन किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। इस गांव में पूसा संस्थान के द्वारा कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें एक मुख्य परियोजना है कृषक सहभागिता बीज उत्पादन, जिसमें कि पूसा संस्थान के द्वारा विकसित विभिन्न प्रजातियां, चाहे वो गेहूं की हों, चने की हों, सब्जियों में गाजर है, मूली है, गोभी है,
इन सभी फसलों का बीज उत्पादन का कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। उसी तरह से खरीफ सीजन में धान की किस्मों का व्यापक पैमाने पर बीज उत्पादन किया जाता है। यहाँ से बीज पैदा करने के बाद हम वापस संस्थान में ले जाते हैं और उसको प्रसंस्कृत करके फिर किसान भाइयों को देते हैं। इसके अलावा हमारी एक दूसरी परियोजना है मेरा गाँव मेरा गौरव। इस परियोजना के तहत संस्थान के द्वारा कई गाँव को गोद लिया गया है और इस गांव में हम अपनी जो तकनीकी है बीज के माध्यम से, तकनीकी ज्ञान के माध्यम से लेकर के आते हैं और किसानों को देते हैं। साथ ही साथ एक तीसरी परियोजना जिसको हम SC/SP शेड्यूल क्लास सब प्लान के नाम से जानते हैं, वो चलाई जा रही है, जिसमें कि इस वर्ग के लोगों को मुफ्त में बीज, कृषि यंत्र और तकनीकी ज्ञान देने के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें करीब 800 किसानों ने हिस्सा लिया, जिनको मुफ्त में जानकारी के साथ साथ बीज और कृषि यंत्र दिया गया। मैं देख पा रहा हूं कि इस पूरे क्षेत्र में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित प्रजातियों को बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के द्वारा लगाया जा रहा है और उनको को देख करके लगता है कि उनका खेत बिल्कुल साफ़ सुथरा, जरा भी खरपतवार नहीं है और निश्चित रूप से जो उनको तकनीकी ज्ञान दिया जाता है उसका वो पूरी तरह से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उन किसानों का जो हमारा कार्य कर रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी इस क्षेत्र के जितने किसान हैं सबका फ़ायदा हो रहा है। अगर हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करें तो सबसे पहले हमको बीज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अगर किसान गुणवत्तापूर्ण बीज का उत्पादन खुद कर सकने में सक्षम हो पाता है तो वह बीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। और हमारा प्रयास यही है कि बीज के क्षेत्र में जो उन्नत प्रजातियों का बीज है उनको पैदा करने के लिए भरपूर मात्रा में और पूरे क्षेत्र की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम गाँवों को, जैसे कि हम कहते हैं सीड विलेज या बीज गांव परियोजना, तो एक गांव को बीज गांव के रूप में परिवर्तित कर दें तो इनके द्वारा उत्पादित बीज हम अपने यहाँ तो ले ही जा रहे हैं और किसानों को देने के लिए दूसरे क्षेत्र के लिए, लेकिन इस क्षेत्र के जितने किसान हैं वो यहाँ से बीज खुद प्राप्त कर सकते हैं या इनसे जानकारी या इनको देख करके खुद बीज उत्पादन का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो इसलिए इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व है और इसका साफ साफ असर पूरे क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि में दिखता है। गेहूं की हमारी किस्में जैसे 2967 है, 3086 है, 3226 है, पूरे क्षेत्र में आच्छादित हैं। उसी तरह से काबुली चने में हमारी किस्म 3022 है जो बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। और धान में तो ये मान के चलिए कि पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और अब नई किस्म पूसा बासमती 1692 जो आई है वो भी आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में उसकी खेती की जाएगी। परियोजना के माध्यम से हम लोगों का प्रयास ये भी है कि हम तकनीकी ज्ञान और बीज इन दोनों के माध्यम से किसानों को सक्षम करें और इसके अलावे क्या विकल्प खेती में हो सकते हैं जिनका प्रयोग करके किसान अपनी आमदनी को दोगुनी कर सकते हैं। इसमें जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, समन्वित कृषि प्रणाली, उसके द्वारा किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रसंस्करण की व्यवस्था, उत्पादन के बाद करीब हमारे 30 से 40% सब्जियां और फल फूल नुकसान हो जाते हैं। उसी तरह से अनाज की फसलों में 10% के आसपास नुकसान हो जाता है। संस्थान के द्वारा एक पूसा फार्म सनफ्रिज विकसित किया गया है और इसको सौर ऊर्जा के द्वारा पूरी तरह से चलाया जाता है। इसके अंदर 2 टन सब्जी, हरी सब्जी, फल फूल आदि को 12 दिन तक भंडारित करके रखा जा सकता है और उसमें ज़रा भी नुकसान नहीं होगा। तो आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी बनी है, जुपिटर ग्रुप करके कंपनी बनी है, और दूसरे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी जो बीज उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे, मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में काम करेंगे और जैविक खेती के रूप में काम करेंगे, ऐसे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी को बनाने का और उनको बढ़ावा देने का हमारा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम हो पाएंगे, मेरा विश्वास है। कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्य बीज उत्पादन में दायित्व है वो प्रजनक बीज का उत्पादन है। हम प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख क्विंटल प्रजनक बीज 62 फसलों का पैदा करते हैं, जिसमें कि हमारी एक परियोजना अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना बीज पर है। उसके 43 विभिन्न केंद्र हैं जो पूरे देश में कार्य करते हैं और वो पूरे देश की प्रजनक बीज के उत्पादन की आपूर्ति करते हैं। इसमें विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान सम्मिलित हैं
और ये जो हम प्रजनक बीज पैदा करते हैं ये लगभग 25 से 30% जो डीएसी की मांग होती है उससे अधिक होता है। जो कृषि विभाग भारत सरकार की जो मांग है प्रजनक बीज की वो लगभग 80 से 82 हज़ार क्विंटल की होती है, जो कि हम 1.15 लाख क्विंटल प्रतिवर्ष पैदा करके और विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाओं के जैसे कि राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम तथा विभिन्न अन्य जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, एनजीओ हैं, एफपीओ हैं, उन सभी को हम ये बीज वितरित करते हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि हमारे जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभिन्न संस्थान हों या जो परिषद के, और उसके अलावा जैसे कि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके पास जो प्रमाणित बीज पैदा करने का उतना प्रक्षेत्र नहीं होता और उनका मुख्य कार्य वो जो प्रजनक बीज में ही उनका मुख्य कार्य रहता है। उस क्रम में हम जो अधिक से अधिक जो नई फसलों का किस्मों का बीज किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, उसके लिए ये एक अन्य जो परियोजना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसको कि ICR बीज परियोजना के नाम से जानते हैं। ये परियोजना 2006 में शुरू की गई थी और इस परियोजना के कुल मिलाकर 63 केंद्र विभिन्न संस्थानों में और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में हैं। और इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो 4 उद्देश्य हैं। एक तो जो नवीनतम जितनी भी किस्में आती हैं उनको किसान भाइयों के खेत पर ले जाकर उनका किसानों की सहभागिता के द्वारा बीज उत्पादन करना। दूसरा, उन किस्मों का किसानों के क्षेत्र में जो प्रदर्शन करना ताकि किसान भाई उसकी परफॉर्मेंस को वहीं देख सकें और वो उसको अगर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसका निर्णय वहीं पे ले सकें। तीसरा, जो किसान भाई इस बीज उत्पादन में किसान सहभागिता बीज उत्पादन में सम्मिलित होते हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए व्यावसायिक बीज उत्पादक के रूप में जो है ट्रेनिंग देना। और चौथा, जो किसान इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी आमदनी बढ़ाना, क्योंकि जो व्यावसायिक बीज उत्पादन हम वैसे करते हैं अपना नॉर्मल, उससे जो बीज उत्पादन का जो कार्य है, फसल उत्पादन का कार्य है, उसमें मुनाफे में फ़र्क होता है। तो उसी के लिए ये परियोजना है और इस परियोजना के द्वारा हम पूरे देश में जो 63 केंद्र हैं उन पर लगभग 4.5 लाख से 5 लाख क्विंटल बीज प्रतिवर्ष पैदा करते हैं विभिन्न फसलों का, जो कि टोटल जो हमारे देश की बीज की रिक्वायरमेंट है जो कि 400 से 450 लाख क्विंटल बीज की रिक्वायरमेंट है, उसका 1 से 1.5% हिस्सा इस परियोजना से आता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का इस परियोजना में मेरे विचार से यह संस्थान पहला संस्थान था जो कि किसानों के सहभागिता के द्वारा बीज उत्पादन में आगे आए। उस समय के हमारे जो निदेशक थे डॉक्टर S.A. पाटिल साहब, उन्होंने बड़े लंबे चौड़े स्तर पर उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो आगे हमारे निदेशक महोदय आए, डॉक्टर गुप्ता जी रहे और अभी हमारे निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह जी, इसको बहुत ही वृहत रूप से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हों या हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं जो कि जैसे कि करनाल है, पूसा बिहार है, इंदौर है, उनमें भी हम इस परियोजना को बहुत ही वृहत रूप से लागू कर रहे हैं। और इसमें लगभग हमारी जो जितनी नई किस्में हैं, जैसे कि यहाँ पे रबी में हमने 17 किस्में 4 फसलों की यहाँ लगाई थी और जो 57 एकड़ का कार्यक्रम लिया गया है। इसी तरह से खरीफ में हम अभी बहुत ही जो नई किस्में हैं वो लेके आए हैं, जैसे जिसमें कि धान की 1692 किस्म है, मूंग की पूसा 1431 किस्म है, ताकि किसान भाइयों के पास नई किस्मों का बीज जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इसी तरह से हमारा जो करनाल का जो क्षेत्रीय केंद्र है उस पर भी जितनी भी उन्नत किस्में गेहूँ की हैं, इसकी लेंटिल की है, चने की है, उन सभी किस्मों का बीज उत्पादन हम ले रहे हैं और इसी तरह से खरीफ के अगले सीजन में भी इसका उत्पादन लेंगे ताकि किसानों तक जल्दी से जल्दी नई किस्मों का बीज पहुंच सके और बीज की आपूर्ति हो सके। इस योजना के तहत 4 वैज्ञानिकों की टीम होती है, वो एक क्षेत्र में जाती है और वहाँ पर 5 गांवों को एक साथ सेलेक्ट करती है और उन 5 गांवों में ये जो वैज्ञानिक, जैसा मैंने बताया, अलग अलग एरिया के ज्ञानी होते हैं। कोई अच्छा बीज कैसे लिया जाए, स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए, अच्छी मशीनरी कैसे उपयोग की जाए,
पौधों की संरक्षण सुरक्षा कैसे की जाए, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों, एक्सटेंशन के मर्मज्ञ होते हैं, कैसे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए। तो इस तरह से चारों जो वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं 5 गांवों को सेलेक्ट करते हैं और उन 5 गांवों में कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कृषि ज्ञान कैसे पहुंचाया जाए और कैसे किसानों से संपर्क ज़्यादा बढ़ाया जाए, उस पर काम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये खुद हम लोग इस तरीके के 20,000 किसानों के पास सीधे पहुंच रहे हैं। उन 20,000 किसानों में हमने 4 स्टेट, जो हमारा दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ के हम 605 गांवों में सीधे पहुँचे हुए हैं और सीधे ज्ञान 2015 से दे रहे हैं। और इसका हमने अध्ययन किया था एक कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमें मिला कि जो किसानों और वैज्ञानिकों के बीच का संपर्क था वो बहुत कई गुना बढ़ गया। क्योंकि हम इसमें प्रावधान है कि हर महीने हम एक टीम आएगी और किसानों से चर्चा करेगी और उनको उनका ज्ञान प्रदान करेगी, हर एक क्षेत्र का, और उनकी समस्याओं की सुनेगी और फसल में क्या समस्या है उसको भी सुनेगी। तो इस तरीके से हम इन किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं और उनको फ़ायदा उनमें जो फ़ायदा हो रहा है उसका एहसास उन्हें करा रहे हैं। हम जैसे बताए कि जब हमने यहाँ देखा तो अलग अलग फसलों की उत्पादकता में हमने देखा कि 25% से लेकर करके 40% तक उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। तो ये सफलता की सूचक है ये परियोजना। और इसके तहत हम किसानों से उनकी और बच्चों के एजुकेशन कैसा हो, किस तरीके से उनका समग्र विकास हो, स्वच्छता की भावना कैसे आए, दूसरी चीज़ों पर भी हम पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। जहां हम खड़े हैं जलालपुर गांव में, यहाँ के भी 5 गांव हमसे इससे जुड़े हुए हैं और उन 5 गांवों में करीब 2400 से ज़्यादा किसानों से हम संपर्क में हैं और उन्हें हम सारी जो इस तरह ज्ञान है सुविधाएं दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जैसे देखा कि MGMG के तहत और SC सब प्लान एक है, उसके तहत हमने यहाँ पर करीब 800 किसानों को बीज वितरण किया, उनसे चर्चा की, उनको कैसे अच्छे बीज की क्या महत्व है उसे ध्यान दिलाया और अच्छी मशीन की क्या महत्व है उससे ध्यान दिलाया और ये भी छोटे टूल भी उनको दिए जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। कृषि में मशीनों का भी बहुत उपयोग है और इस मामले में जब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान काफ़ी प्रयासरत है और आगे हम कोशिश करेंगे कि और कृषि की मशीनें यहाँ इस क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएँ। हमने एक सनफ्रिज करके पूसा सनफ्रिज मशीन बनाई है, उसकी भी आज हमें यहाँ जानकारी हम लोगों ने किसान भाइयों को दी। इस सनफ्रिज में पूरा सोलर से चलने वाली एक हमारी कोल्ड स्टोर है, सोलर आधारित कोल्ड स्टोर है जो जिसमें हम 2 टन फ्रूट्स, वेजिटेबल या फ्लावर ये संरक्षित करके रख सकते हैं और उनको 10 से 15 दिन तक बिना किसी नुकसान के इस फ्रिज में रखा जा सकता है। ये इसमें ऐसे कोशिश की गई है कि एक एयर कंडीशनर है जो उसके अंदर की हवा है जो है एयर है उसको कूल करता है और एक वाटर बैटरी का काम रखा गया है जो रात में जब सन नहीं है तो उस टेम्परेचर को कैसे ठंडा रखा जाए कमरे के, उसको ठंडा रहता है। और हमने ये पाया है कि चाहे गर्मी है, जब 45 डिग्री बाहर का टेम्परेचर होता है किसान भाइयों, तो उस समय हम अंदर में 8 डिग्री 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर रखते हैं और रात में जब सूर्य नहीं होता तब भी वो कोल्ड वाटर की बात मैंने की, वाटर बैटरी की, उसके तहत हम 10 से 12 डिग्री के नीचे तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूस हैं, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्लावर्स हैं, इनको रखने का एक सर्वोत्तम साधन है और ये विकेंद्रीकृत कोल्ड चेन की जो बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, उसमें इसकी बहुत उपयोगिता है। तो मैं कहता हूँ कि जितने भी NGOs हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे इस तरह से MGMG क्लस्टर्स हैं, यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसान भाइयों को अपना जो प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करके मार्केट में ले जाने का मौका मिले और जो प्रोड्यूस ना बिके उसे ला करके फिर से इस सन फ्रिज में रख सकते हैं अंदर, ताकि उन्हें जो पेरिसेबल का 40% तक हम बताते हैं कि नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा लिया जाए। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि भारतीय कृषि उन्नति करती रहे और भारत की सेवा में हम लोग तत्पर लगे रहें।
इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में विस्तार से। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और खेती से जुड़े सकारात्मक बदलावों के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार और कृषि वैज्ञानिक भी। इसी बीच कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल और कृषि क्षेत्र के विकास और विस्तार पर खास जोर देते हुए क्या संदेश दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक हमारे किसानों को, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। देश में ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो लो हैंगिंग फ्रूट है, ऑल कमर्शियल वैल्यूड क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल टी गार्डन है, कॉफ़ी गार्डन है, या ग्रेप एरिया है और शुगर केन एरिया है या कॉटन एरिया, ये सारे फील्ड है, क्रॉप्स है जहाँ पे ये इसकी पोटेंशियल यूज़ है और फार्मर जो किसान है वो अफोर्ड करना चाहेगा, क्योंकि उसमें जो लॉस है इन लैक्स है, इन इवन इन क्रोर्स ऑल्सो। तो इन दैट केट ही वुड बी हैप्पी टू invest money on drone technology for crop health monitoring. But
फॉर क्रॉप लाइक राइस और व्हीट जो कॉमन मार्जिनल फार्म में यूज़ करते हैं, उसी पर्पज़ के लिए इफ़ क्रॉप इंश्योरेंस की पर्पज़ पे आप देखा जाए तो उसके लिए वो ड्रोन यूज़ कर सकता है। अदरवाइज फॉर कमर्शियल क्रॉप ड्रोन इज़ वेरी वायबल टेक्नोलॉजी एंड कैन बी अफोर्डेबल एंड इट इज़ वेरी एनकरेजिंग। इनफैक्ट दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ हमने काम करी ग्रेप नासिक में, तो वहाँ पे डाउन मिल्ड्यू पाउडर मिल्ड्यू करने के लिए हम ड्रोन बेसिस पे हमने उसकी मॉनिटरिंग करी थी। उसी बेसिस पे हमने एडवाइजरी वगैरह भी उनको सलाह दिया था। उसके लिए पूरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी हमने डेवलप करी थी। तो यही चासी भाई किसान भाई है जो ग्रेप और कॉफ़ी और टी या सारे वैल्यू एडेड क्रॉप जो ग्रो करते हैं, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत लाभदायक है, ये हो सकती है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।